तो ऐसा था कि हमारे यहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा था। तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब हम जितना पैसा बचत कर रहे थे उससे ज़्यादा हमारा खर्चा था, इन्वेस्टमेंट था। इसलिए हमें बाकी देशों से उनकी बचत खींचनी पड़ती थी हमारे जो डेफिसिट को फंड करने के लिए। तो उसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते थे। तो ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि हमारे पास अन्य देशों को बेचने के लिए कुछ भी नहीं था। हम कहीं भी कोई भी क्षेत्र में कंपेटिटिव नहीं थे और हमें मिडिल ईस्ट से, रशिया से तेल खरीदना पड़ता था। हम बड़ी मात्रा में तेल खरीदते थे, तो इसीलिए हमारे ये डेफिसिट चलता रहता है। तो आप देखोगे कि पिछले 50 सालों में ये देश में हमेशा तेल के भाव से क्राइसिस आया है। 1951 में, सॉरी 1991 में, और आई डोंट नो आप में से किसी ने ये एयरलिफ्ट करके एक मूवी आई थी कुछ 10-12 साल पहले, अक्षय कुमार की, वो देखी है कि नहीं? तो वो बहुत वो जो हुआ था अगस्त में, 91 अगस्त में, बहुत इम्पोर्टेंट क्रिटिकल मोमेंट था इंडिया के लिए। 1 अगस्त की शाम को सद्दाम हुसैन ने ये तय किया कि वो कुवैत पे हमला बोलेगा और 2 अगस्त से तेल के भाव बढ़ने लगे। अगस्त महीने के अंत तक तेल के भाव दुगने हो गए और भारत में क्राइसिस आ गया। उसके कारण चंद्रशेखर की सरकार गिर गई, इलेक्शन हुआ, फिर नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने, फिर IMF ने हमारे कनपट्टी पे बंदूक रखी और बोले ये सब रिफॉर्म करो, तब हम आपको लोन देंगे। आप में से किसको मालूम है ये मुझे पता नहीं है कि, लेकिन लोन का जो अमाउंट था वो कितना था? $200 मिलियन। $200 मिलियन की लोन के लिए IMF ने हमारे 2 बजट्स लिख दिए और हमें रिफॉर्म करवाया, जो हमारे लिए बहुत अच्छा था, लेकिन वो तेल के कारण हुआ था। आगे जाके अभी 2008 में तो आप में से बहुत सारे लोग बाजार में होंगे, लेकिन आपको पता होगा कि नहीं मुझे ये नहीं मालूम, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमारे यहाँ कोई भी बैंक को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। फिर भी 2008 में दुनिया का सबसे सेकंड वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट जो था वो सेंसेक्स था। क्यों? क्योंकि जुलाई 2008 में तेल के दाम बहुत बढ़ गए थे। इनफैक्ट ऊपर के लेवल पे $148 बैरल का भाव हो गया था। अब 2008 में भारत का टोटल जो इंपोर्ट था ऑयल का वो कुछ मिला के 900 मिलियन बैरल, 90 करोड़ बैरल का इंपोर्ट था। अब 90 करोड़ बैरल के इंपोर्ट पे अगर 148 का दाम लगाओ तो सालाना पूरे साल का इंपोर्ट बिल आपका $140 बिलियन हो जाता है। 2008 में इंडिया की GDP $1 ट्रिलियन की थी, उसमें $140 बिलियन का तेल का इंपोर्ट होता है, 14% होता है। कोई भी दुनिया में आपको ऐसा पैसा नहीं देगा। तो हमारी करेंसी गिर गई, बाजार गिर गया, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, इकोनॉमी ठप हो गई। अब आप आइए 2024 में। 2024 में भारत ने 1.5 बिलियन बैरल्स का तेल का इंपोर्ट किया, अराउंड 150 करोड़ बैरल। दाम अब है कुछ $70। टोटल मिला के $100 बिलियन का इंपोर्ट होता है। इकोनॉमी की साइज है $4 ट्रिलियन, 2.5% होता है। अब तेल का दाम अगर दुगना भी हो जाए यहाँ से तो 5% होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कैसे हुआ? ये ऐसे ही चांद से नहीं हुआ है, इसमें पीछे बहुत मेहनत लगी है और इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। कोई मीडिया में बात नहीं की है, किसी ने, जर्नलिस्ट ने आर्टिकल नहीं लिखा है। पिछले 11 साल से सरकार मेहनत कर रही है ये चीज करने के लिए। तो पहले हमने क्या किया कि सब हमारे जो डीजल लोकोमोटिव्स थे, ट्रेनें चलती थी डीजल लोकोमोटिव्स पे, वो सब बंद हो गई, उनको इलेक्ट्रिक कर दिया है। अब आज की तारीख में 95% भारत की ट्रेनें इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है, हम डीजल का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। दूसरा, हमारे सब हाईवेज को अपग्रेड किया, हाईवेज तेज होने लगे।
मुझे याद है 1989 में मैं तब इंजीनियरिंग स्टूडेंट था और वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज में कार्ड बिक रहा था, तो मैंने सोचा मैं कार्ड ले लेता हूँ। तो मैं वडोदरा आया था, लेकिन वो उस वक्त ट्रेन नहीं मिली थी, मैं गाड़ी से आया था। 15 घंटे लगे मुझे मुंबई से वडोदरा पहुँचने को, बिकॉज हमारी हाईवे की ये दशा थी। आज ऑफ कोर्स हम 6 घंटे में पहुँच सकते हैं, मुझे पता है बीच में थोड़ा रास्ता अभी भी ख़राब है, लेकिन बात यह है कि हमने जो हाईवे में अपग्रेड किया है उससे हमारी गाड़ियाँ तेज़ चल रही है, फ्यूल का कंजम्पशन कम हो गया। फास्ट टैग, अब आप 10 साल पहले जाओ तो हर एक टोल नाके पे 15-20 मिनट आधा घंटा रुकना पड़ता था, आज 30 सेकंड में आप निकल जाते हो। ईंधन की उतना कम आप इस्तेमाल करते हो। फिर जीएसटी, अब ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि 2017 में जब जीएसटी आएगा उसका कोलैटरल इम्प्लीकेशन ये होगा कि जो ट्रकें स्टेट बॉर्डर पे 10-12 घंटा खड़ी रहती थी टैक्स भरने के लिए, आज वो ऐसे ही चली जाती है, और उससे जो हम डीजल की बचत जो करते हैं वो हमारे करंट अकाउंट में चला जाता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग, आज कुछ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग है। इथेनॉल तो देश में बनता है, हमको इसकी 20% कम तेल लाना पड़ता है। और इलेक्ट्रिफिकेशन, आज की तारीख में 15,000 गाँव को छोड़ के सब जगह हमारे 6 लाख गाँवों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है। तो जो लोग यहाँ बाज़ार में 20-30 साल से हैं उनको पता होगा कि 15-20 साल पहले डीजल जनरेटिंग सेट कंपनीज के ऊपर बहुत सारी तेज़ी होती थी। आज वो डीजल जनसेट कंपनीज रही ही नहीं है, क्योंकि हम डीजल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते ही नहीं हैं। तो ये सब कारणों के वजह से हमारा जो डीजल और पेट्रोल का जो उपयोग है वो कम हो गया है, और इसके कारण देश के मैक्रो में बड़ा परिवर्तन आया है। अब दूसरी चीज़ जो निकली है, और ये कोविड से निकली थी, कोविड की सिल्वर लाइनिंग कहूँगा मैं इसे, कि कोविड में जो एमएनसी सीईओ था उसको ये समझ में आ गया कि घर से काम कर सकते हैं, और घर से अगर आप काम करते हो तो बेहतर है मुंबई में, बेंगलोर में कर लो, फ्लोरिडा से बहुत सस्ता है। तो कोविड के टाइम पे बहुत सारे ऐसे जॉब्स मुंबई और बेंगलोर आ गए, जिसे हम ग्लोबल सेंटर्स कहते हैं। और पिछले 5 सालों में ग्लोबल सेंटर्स कुछ $65 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया भर की एमएनसीज को। 20 लाख लोग वहाँ पे डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं। तो ये दोनों चीज़ों के कारण, तेल का इंपोर्ट कम होने से और सर्विसेज के निर्यात से, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया है। लास्ट ईयर ये कुछ जीडीपी की तुलना में 0.5% हो गया है। अब इसका क्या लेना देना शेयर बाजार से, मैं इतना सब समझा रहा हूँ आपको क्योंकि आपको ये बात समझनी चाहिए। इसका शेयर बाजार से बहुत लेना देना है। ये देखो कि हमारे यहाँ क्योंकि हमारी बचत में कमी थी, इसलिए हमें रियल इंटरेस्ट रेट्स को हमेशा ऊंचा रखना पड़ता था। आप जब रियल इंटरेस्ट रेट को ऊंचा रखते हो तो देश में इन्वेस्टमेंट कम होता है, इक्विटी शेयर के दाम पे प्रेशर आता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं। अब आगे जाके अगले 5-10 साल में रियल इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में कम होने लगेंगे, और उसके कारण नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो भी कम होने लगेंगे। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो 10 ईयर का जो बॉन्ड है वो 6.2% पे बिक रहा है। इक्विटी मार्केट के मल्टीपल को 20 टाइम्स है तो वो 5% हो गया। अब आप बॉन्ड खरीदोगे 6% पे या इक्विटी खरीदोगे 5% में? इक्विटी में तो ग्रोथ है। अगर 10 साल आगे का व्यू पकड़ो तो वो 15% यील्ड पे मिल रहा है, जबकि बॉन्ड का तो यील्ड 6 ही रहेगा, और ये 6 नीचे आने वाला है, और क्योंकि हमारे रियल रेट कम हो रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ है। इसलिए मैं हमेशा समझाता हूँ कि 20 टाइम्स अर्निंग्स में इंडिया बहुत सस्ता है, बिकॉज हमारे रियल रेट्स कम होने वाले हैं, और आप ये देखोगे अगले 5-10 सालों में। और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है किसी को भी, जो भी करना था वो हो गया है। अब हमारा जो ग्रोथ रेट है 10-11% है नॉमिनल, और जो डिस्काउंट रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होते जा रहा है। तो उसके कारण इक्विटी के वैल्यूएशंस और बढ़ेंगे। तो अगले 10 साल में मेरा ये मानना है कि इक्विटी मार्केट बबल टेरिटरी में चला जाएगा,
और ये जो है ना, इसके कारण आपके इन्वेस्टर्स इक्विटी में पैसा डाल रहे हैं। अमेरिका में यही हुआ था 1980 के साल में। प्रेसिडेंट रेगन ने 401 के प्लान, उनके जो रिटायरमेंट प्लान है वहाँ पे उन्होंने उनको परमिशन दे दी इक्विटी मार्केट में पैसा डालने की। यही चीज़ 2015 में मोदी साहब ने किया था। उन्होंने प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड को इक्विटी में पैसा डालने की परमिशन दे दी थी। और वहाँ से ना अमेरिका में 20 साल की तेज़ी शुरू हुई, जो ख़त्म हुई नैस्डैक बबल से। और उसके बाद इसीलिए ख़त्म हो गई क्योंकि बेबी बूमर्स जो थे अमेरिका में वो सब रिटायर होने लगे, तो उन्होंने सब पैसा विड्रॉ करना शुरू किया। हमारे यहाँ कोई रिटायरमेंट नहीं आ रही है 30-40 साल के लिए, तो ये तेज़ी बरकरार रहेगी। हम लोग ये 2015 में लिखे थे, 2017 में लिखे थे, 2019 में मैंने लोगों को वापस समझाया कि जो रिटेल बूम आ रहा है इक्विटी में वो थमेगा नहीं। लेकिन अभी भी लोगों को ये डाउट है कि एक दिन कुछ तो हो जाएगा, कहीं पे तो युद्ध हो जाएगा, कहीं पे कोई क्राइसिस आ जाएगी और रिटेल सब भाग जाएगा। ये नहीं होने वाला है, मेरे लाइफ टाइम पे तो नहीं होगा। अब और एक चीज़ हुई थी 2015 में, प्राइम मिनिस्टर ने एक चीज़ की थी कि सेंट्रल बैंक को कहा, आरबीआई को कहा कि आप सिर्फ इन्फ्लेशन पे फोकस करोगे। तो 2015 से 2025 के दरम्यान में महंगाई का दर तो कम हुआ है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो महंगाई के दर में वॉलेटिलिटी है, जो उतार चढ़ाव है, वो भी कम हो गया है। और उसके कारण हमारी इंटरेस्ट रेट्स के उतार चढ़ाव में कमी आई है और उसके कारण हमारे ग्रोथ रेट में ज़्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी है। और अगर आप इक्विटी मार्केट को ठीक तरह से समझो, अगर कोई आप कंपनी के स्टॉक को खरीद रहे हो तो आपको क्या चाहिए? आपको प्रिडिक्टेबल ग्रोथ चाहिए और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ चाहिए। मतलब ग्रोथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसको हम सही तरह के प्रिडिक्ट कर सके। अगर ऐसा है तो आप 30-40 टाइम अर्निंग भी ले लोगे स्टॉक को, क्योंकि ऐसा कॉम्बिनेशन मिलना कठिन है। ये पूरे बाजार में ये कंडीशन अवेलेबल है इंडिया में और पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो ये पहला कारण हुआ कि क्यों इक्विटी मार्केट में मेरे हिसाब से बहुत तेज़ी और बाकी है। दूसरा ये है कि हमने पिछले 10-12 सालों में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो किया ही है, नए हाईवे बने हैं, नई ट्रेनें आई है, पोर्ट्स बने हैं। अब मैं पोर्ट के बारे में बात करूं, केरला में 2 महीने पहले डीप सी पोर्ट बना है, भारत का पहला डीप सी पोर्ट जो अडानी ने बनाया है। अब ये जो है ना, पूरी जो हमारे इर्द गिर्द जो ट्रेड हो रहा है ना, उसमें बदलाव आने वाला है। सिंगापुर की क्या खासियत है? सिंगापुर की खासियत ये है कि उनके पास एक डीप सी पोर्ट है। तो जो भी माल चाइना से यूरोप जाता है या फिर अमेरिका जाता है, या यूरोप और चाइना से जो हमारी टेस्ला की गाड़ी आ रही है वो पहले सिंगापुर जाती है, वहाँ से छोटे शिप में अनलोड होके इंडिया आती है। अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखोगे अगले 5 सालों में सिंगापुर की हालत थोड़ी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये डीप सी पोर्ट अब केरला में है। सिंगापुर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप केरला ही आओगे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अभी पालघर के यहाँ, पालघर में और एक पोर्ट बन रहा है। भारत ने पिछले 10 सालों में कुछ 75 एयरपोर्ट बना दिए हैं। अब 2 महीने पहले मैंने एक एक्चुअली टेबल बनाया था कि चाइना में पर कैपिटा इनकम 2007 में $2500 के आसपास हुई थी, जो हमारी आज है। तो हम 17 साल पीछे हैं चाइना में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम कहाँ हैं? तो मैंने देखा हर एक चीज़ में, आप रेलवे देखो, रोड देखो, पोर्ट देखो, एयरपोर्ट देखो, इलेक्ट्रिसिटी देखो, हम चाइना से बेहतर है 2007 की चाइना की तुलना में। कहीं पे 2010 में है, कहीं पे 2012 में है, कहीं पे 2014 में। तो ये रही फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हमें सब पता है कि इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है और अब कई देश, मेरा जो इन्फॉर्मेशन है 50 देश को हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपी करना है। यूपीआई लो आप,
या EKYC ले लो, या आप हमारा जो DBT का सिस्टम है वो सब उठाना चाहते हैं। लेकिन जो सबसे कम बात होती है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की है, और उसमें मैं आपको 2-3 मिनट स्पेंड करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है। 2014 में जब मोदी साहब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था, बेटी बचाओ। अब 2012 में हमारा जो जेंडर रेशियो था बर्थ के समय, जो द जेंडर रेशियो एट बर्थ इज, कितनी आपकी गर्ल्स बॉर्न हो रही है और कितने लड़के बॉर्न हो, लड़की और लड़के का रेशियो वो 110 के करीब था। अब नेचुरल एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं होता है। नेचुरल एनवायरनमेंट में हमारे पॉपुलेशन के स्केल पे ये 100 के आसपास होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए, 1.1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है, और हमें पता है कि लोग गर्ल चाइल्ड को मार रहे थे वूम में, और नॉर्थ इंडिया में भी बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा था। सो ये बेटी बचाओ आंदोलन जो चला उससे आज असर आने लगा है, और ये जो जेंडर रेशियो एट बर्थ है वो अभी 1.05 हो गया है, और मेरे हिसाब से ये 1 हो जाएगा, जो 70 और 80 के दशक में था। अब इसका क्या नहीं, इसका इक्विटी मार्केट के साथ क्या लेना देना? इसका इक्विटी मार्केट के साथ लेना देना ये है कि हमारे जो फर्टिलिटी रेट है वो गिर गई है। अब पिछले दिनों कुछ रिपोर्ट भी आया था पेपर में। सो रिप्लेसमेंट रेट होता है 2.1, मतलब पर कपल 2.1 चिल्ड्रन, और हमारा अभी 2 हो गया। इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और तीसरी जो चीज़ हुई है वो है कि जो फीमेल पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में है, हमारे यहाँ बहुत कम होता था। आज से 5 साल पहले सिर्फ 27% था। सो सिर्फ 27% एडल्ट विमेन वर्कफोर्स में थे, वो अभी 6% से बढ़ के 33 हो गया। अब इन चीज़ों का क्या लेना देना बाजार के साथ? अब ऐसा है कि 1960 के दशक में जापान ने पिल इन्वेंट किया था, जिसके कारण आप बर्थ कंट्रोल कर सकते हो, बर्थ कंट्रोल पिल। वो जापान में तो इस्तेमाल हुआ नहीं, लेकिन अमेरिका में हुआ था। और उसी समय फ्रिज आ गया, वॉशिंग मशीन आ गया और माइक्रोवेव ओवन आ गया। तो अमेरिका में 1960 के दशक में जो घर में जो फीमेल थी वो घर में ही रहती थी, खाना बनाती थी, कपड़ा धोने का काम होता था और बच्चे संभालने का काम। जैसे ये 4 चीज़ें हुई, अब खाने वाने की ज़रूरत नहीं थी। आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हो, और कपड़ा आपका वॉशिंग मशीन धो रहा है, और मैं पिल से बर्थ कंट्रोल कर सकती हूँ। तो जो फीमेल पार्टिसिपेशन अमेरिका की वर्कफोर्स में था वो बहुत बढ़ गया। क्या होता है कि अगर आप कोई भी देश की पॉपुलेशन को देखो तो 50% मेल होते हैं, 50% फीमेल होते हैं। ज़्यादातर फीमेल काम नहीं करते, सिर्फ 50% का आपका वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन होता है। इसलिए आपका जो इकोनॉमी की साइज़ है, जो ग्रोथ है, वो बढ़ नहीं सकती है। जैसे ही फीमेल्स आते हैं वर्कफोर्स में, ये ग्रोथ रेट आपका बढ़ जाता है। भारत में अब ये हो रहा है, अब तक नहीं हुआ था। तो आगे जाके हमारा ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ेगा क्योंकि फीमेल्स आर जॉइनिंग द वर्कफोर्स, and this has been 10-12 years in the making. It started with the reduction in female feticide, the reduction in the fertility rate, and the increased participation of female in the workforce. It's a social revolution which is unprecedented, and this will help you make more money in the stock market. जो तीसरी चीज़ हो रही है वो ये है कि, और आप में से कई यहाँ पे वो बैठे हो, सब एंटरप्रेन्योर्स हो, लेकिन पिछले साल, अब मैं बहुत टूरिंग करता हूँ भारत के अंदर, और मेरा सिर्फ एक ही मकसद होता है, नए नए बिजनेसमैन को मिलूँ, नए नए एंटरप्रेन्योर्स को मिलूँ। तो पिछले साल मैंने कुछ 40-50 ऐसी कंपनीज़ को मिला था। ये सब लिस्टेड कंपनीज नहीं है, छोटी छोटी प्राइवेट कंपनीज हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर के पास एक आइडिया है और वो आइडिया को बना रहा है एक धंधे में। और ऐसा मैं सब जगह देख रहा हूँ।
अब हमारा एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस हुआ था जहाँ दुनिया भर से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते हैं। हम 28-27 साल से कर रहे हैं। तो ये साल मैंने कुछ ऐसे 4-5 एंटरप्रेन्योर्स जिनको मैं मिला था पिछले साल में, उनको लेके आया था। उसमें से एक अग्निकुल कॉस्मोस है, फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू 3D प्रिंट अ रॉकेट इंजन। 36 घंटे में रॉकेट इंजन को 3D प्रिंट करते हैं और आपको जहाँ पे भी आपकी सैटेलाइट है वहाँ वो असेंबल करके आपको स्पेस में लेके जा सकते हैं। टेस्ला की तरह नहीं कि सिर्फ नासा की साइड से होता है, और टेस्ला नहीं बट इलॉन मस्क के स्पेसएक्स से नहीं। स्पेसएक्स पे अगर आपके छोटे सैटेलाइट को आपको उड़ाना है तो 3 साल का वेटिंग पीरियड है। अग्निकुल आपको 3 महीने में एक रॉकेट दे देगा। फिर दूसरी एक कंपनी है जो दुनिया की पहली सैटेलाइट बना रही है जिसमें दोनों रडार और कैमरा होंगे। सैटेलाइट में या तो रडार होता है या तो कैमरा होता है, दोनों साथ में होते नहीं हैं। टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है, हम लोग वो टेक्नोलॉजी सॉल्व कर रहे हैं। एक तीसरी कंपनी है जो आपके सिर्फ एक छोटे से ब्लड टेस्ट से, सिर्फ 1 मिलीलीटर ब्लड से आपको बता देंगे आपको 1 साल में कोई भी कैंसर होने वाला है कि नहीं। ये रेवोल्यूशन इंडिया में हो रहा है, या ये कंपनी तो मुंबई में है। तो कई दशक तक, क्योंकि मैं शेयर बाजार में 1985 से हूँ, तो पहले 3 दशक मुझे कोई नया एंटरप्रेन्योर नहीं दिख रहे थे। वही थे बिरला, टाटा, धीरूभाई, वही लोग थे। नए कोई लोग आ ही नहीं रहे थे। एक इन्फोसिस आया था और ऐसे 2-3 नई कंपनीज आई थी। लेकिन अब जो हो रहा है ना, कंप्लीटली डिफरेंट है। आपको जो अगले 10-15 साल में इतनी सारी नई कंपनीज आएंगी बाजार में, और नई कंपनीज के आने से आपको रिटर्न्स बढ़ते हैं और चॉइस मिलता है इन्वेस्टर्स को, म्यूचुअल फंड्स को चॉइस मिलता है। तो ये चीज़ हो रही है। तो ये 3 चीज़ जो भारत में हो रही है, पहले कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर दिया है, उसके कारण रियल रेट्स नीचे जा रहे हैं और उसके कारण एक्विटी रिटर्न्स बढ़ेंगे। दूसरा, हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाए हैं, और ख़ास करके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। और तीसरा, द एंटरप्रेन्योर ज़ील जो हम देख रहे हैं, ये तीनों के कारण मेरा ये मानना है कि शेयर बाज़ार की तेज़ी तो अभी भी बहुत नहीं है। ये और 20-30-40 साल चलेगी और आपके इन्वेस्टर्स को कुछ भी चर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस समय का मामला है। आप अभी कल मैंने मेरे ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन किया था, तो कल किसी ने मुझे याद दिलाया कि एक बार मैंने कहा था, और ये कैलकुलेशन वापस मैंने रात को किया नहीं, अगर आप महीने में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करो तो 30 साल में 70 करोड़ होते हैं सिर्फ से। तो ये पावर है इंडियन इक्विटी मार्केट का, और ये आपको चाइना में नहीं मिलेगा, ये जापान में नहीं मिलेगा, ये यूरोप में कहीं नहीं है। एक ही और शेयर बाजार है दुनिया में जो इंडिया की कंपैरिजन में आता है, वो है अमेरिका का। सो इससे क्या होने वाला है, मैं 3-4 चीज़ और बता दूं आपको, हालांकि एक्चुअली 5 चीज़ें बता दूं। एक तो भारत के ग्रोथ के कारण ये साल दुनिया में रिसेशन नहीं आ रहा है, और भारत का ग्रोथ जो है वो हमारे अनुमान से करीबन 20 से 25% रहेगा दुनिया की ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन। सो टेस्ला ने ऐसे ही शोरूम नहीं खोला इधर। अगर आप देखो, एप्पल पिछले साल एप्पल के जो आईफोन्स का सेल्स ग्रोथ था वो पूरा 100% ग्रोथ सिर्फ एक ही देश में हुआ है, और वो ये देश है। अगर आप देखो लुई विटॉन के सेल्स को अगले 5 साल में, मेरा ये मानना है 40 से 50% जो उनका ग्रोथ आएगा वो इंडिया से आएगा। BMW, मर्सिडीज, सैमसंग, कोई भी आप ग्लोबल कंपनी पकड़ लो, उनके पास और कोई चारा ही नहीं है, उनको यहाँ आना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है, उनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है, वो यहाँ से ही आने वाला है।
तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है जो आप देखोगे। हम जाते थे पहले 10-20 साल पहले सब फॉरेन जाते थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि भारत में कुछ नहीं मिलता था। आज आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं पे मिलेगा, क्योंकि सबको यहाँ आना है। दूसरा जो बदलाव आ रहा है वो ऊर्जा के क्षेत्र में है। तो ऊर्जा में ऐसा है कि भारत का जो पर कैपिटा डेली कंजम्पशन है वो कुछ 850 वॉट के आसपास है। तो आपके घर में 100 वॉट का बल्ब होगा, ऐसे 8 बल्ब बराबर हमारा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का कंजम्पशन है। अब अमेरिका में ये जो नंबर है वो 9000 वॉट है, हमसे 11 गुना करते हैं। जापान में 10,000 है और यूरोप में भी 10,000 है। 10 से 11 गुना हमारा उनका कंजम्पशन है। तो हमारे यहाँ ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ये जो 850 है वो अगले 5-7 साल में 1500 हो जाएगा और फिर 1500 से 3000 हो जाएगा। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे सबके पास अब ऊर्जा की एक्सेस है और इसके कारण ऊर्जा की कंजम्पशन बढ़ने वाली है। तो ये एक आपको बदलाव दिखेगा अगले 5-10 सालों में। तीसरा जो मुझे लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा बदलाव आएगा, क्योंकि ये जो सब कंपनीज हैं जो आ रही है अभी उनको ये तय करना है, अभी टेस्ला को तय ये करना है कि वो टेस्ला की गाड़ी जो यहाँ शोरूम में बेच रहे हैं वो आप अमेरिका से लाओगे या चीन से लाओगे या भारत में बनाओगे। तो ये एप्पल ने तो तय कर लिया, एप्पल ने तो ये भी तय कर लिया कि भारत के जो सेल्स हैं वो तो भारत से हम भारत की फैक्ट्री से भेजेंगे, लेकिन जो अमेरिका में भी बिक रहा है वो भी हम भारत की फैक्ट्री से बेचेंगे। तो इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी बदलाव आएगा। अब मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो सेक्टर्स है वहाँ पे काफ़ी ग्रोथ होगा और उसमें डिफेंस भी मैं इंक्लूड कर दूँगा, क्योंकि ऐसा है कि अब जो अप्रैल में जो युद्ध हुआ उसका सबसे बड़ा जो टेक अवे ये है कि भारत ने पिछले 10 सालों में डिफेंस में कुछ कमाल का काम कर दिया है। अब 2 दिन पहले आर्मीनिया ने हमसे मिसाइल्स खरीद ली है। कोई देश हमसे कुछ डिफेंस की इक्विपमेंट नहीं खरीदते, हम दूसरों से खरीदते थे। हम रशिया से लाते थे, जापान से, फ्रांस से लाते थे, अमेरिका से लाते थे। अब हम दूसरों को हमारा इक्विपमेंट बेचेंगे, क्योंकि हमने दिखा दिया कि हमारा जो मिसाइल है, प्रिसीजन मिसाइल है ब्रह्मोस, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश, उसके कारण कोई भी पाकिस्तानी ड्रोन हमारे ज़मीन पे गिर नहीं पाया। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। तो वो तीसरी चीज़ है। चौथी है कंजम्पशन में। अब आप समझ लो कि एक इनकम पिरामिड होता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग गरीब हैं, 40 करोड़ लोग गरीब हैं जिनको 2 वक्त की रोटी सिर्फ मिलती है। उनके पास और कुछ पैसे नहीं है कि कुछ और खरीद पाए। ऊपर बैठे हैं 5 करोड़ बहुत ही रिच लोग हैं जो दुनिया के कुछ भी कोने से कुछ भी खरीद सकते हैं। टेस्ला की गाड़ी तो बहुत सस्ती है उनके लिए, लेकिन ये 5 करोड़ है। और बीच में हमारा पूरा मिडिल क्लास है। अब ये जो 40 करोड़ लोग हैं ना, वो मिडिल क्लास में जा रहे हैं, और जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो ऊपर की ओर जा रहे हैं। और हमारा ये अनुमान है कि जो 5 करोड़ लोग ऊपर बैठे हैं वो अगले 10 साल में 25 हो जाएंगे। अब आप ये समझो कि दुनिया के इतिहास में ये हुआ नहीं है 5 टाइम्स। ये 25 करोड़ लोग के जो बाइंग पावर है उसके कारण सब कंजम्पशन के क्षेत्र में आपको बड़ा चेंज दिखेगा। तो ये एक चौथा थीम है जिसके बारे में मैं बात करूँ। तो मैंने कहा कि ये जो सब बदलाव आ रहे हैं उसके कारण कुछ थीम्स भी बन रहे हैं, और ये थीम्स मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स थोड़े सारे रिस्क भी है। ऐसा नहीं है कि भारत में सब ठीक चल रहा है, कुछ काम करना बाकी है। जैसे जुडिशरी कैपेसिटी नहीं है हमारे पास, वहाँ पे करना है। हमारे कृषि क्षेत्र में काम करना बाकी है। हमें थोड़ा सा AI से डरा रहना चाहिए।
बिटकॉइन का एक रिस्क है। तो ये थोड़े रिस्क तो फैक्टर्स है, मैं उन पर ज़्यादा गौर नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बहुत तेज़ी है, ये रिस्क फैक्टर्स एब्जॉर्ब कर लेंगे हम। सो आई थिंक और एक 5-1 मिनट बाकी है, तो मैं यहाँ पे आई जस्ट स्टॉप टू सी अगर किसी को कैन वी टेक क्वेश्चन, शुड वी, इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस।